अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद खालिद मलिक। मैंने आज ये समझा कि आपके साथ एक वीडियो जो है वो शेयर करूं बनाकर। आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो डेंगू फीवर जो है वो फैला हुआ है हमारे गिर्द, तो उस पे आपको अवेयरनेस दी जाए कि डेंगू फीवर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी किस्म के सेल हैं और डेंगू फीवर में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं। डेंगू फीवर जो है एक वायरल फीवर है। ये एक मच्छर के काटने से जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के डिस्टर्ब होते हैं। अगर आपको बताएं तो जो प्लेटलेट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो 150 से लेके 450 तक नॉर्मल रेंज है। लाइक 1.5 लाख से 4.5 लाख ये हमारे प्लेटलेट्स की नॉर्मल फिगर है। तो प्लेटलेट्स जो है वो वायरल की वजह से टूट फूट का शिकार होते हैं। जो डेंगू है, डेंगू बुखार में जैसे टूट जाते हैं प्लेटलेट्स, इसी तरह जो है अगर आपको आगाही में दूं तो हमारी बॉडी के अंदर 3 किस्म के सेल होते हैं। एक जो रेड सेल है, रेड खुलिये जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में मदद देते हैं। व्हाइट सेल जो है वो हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बहाल रखते हैं, उसको मदद देते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ही हमारी बॉडी में अहम रोल अदा करते हैं और वो हमारे खून को जमने में मदद देते हैं। तो इसलिए जब वायरल कोई भी इंफेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स टूट सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी में, हेपेटाइटिस सी में, फ्लू के अंदर, और जो है हमारा प्लेटलेट्स का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है। तो आजकल जो है डेंगू वायरस चूंकि फैला हुआ है तो आपको उसके बारे में आगाही मैं दे दूं। तो डेंगू फीवर में जब बुखार होता है तो वो पहले कुछ दिन जो है वो एक हाई ग्रेड फीवर रहता है मरीज को। 3-4 दिन जो है वो इतना ज्यादा फीवर होता है कि वो 103 104 तक जो है वो बुखार रहता है मरीज को। और मरीज को जो है वो फिर उसमें सिर्फ पैनाडोल के अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता। जब मरीज किसी भी अस्पताल में जाएगा तो डॉक्टर साहब जो भी होंगे वो सबसे पहले मरीज को कोर्स पंजिंग करेंगे, उसको पट्टियां करेंगे, यहाँ तक कि उसको नल्हा भी सकते हैं। चाहे मरीज घर पे है चाहे हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी में उसको नल्हाया भी जा सकता है, उसको उसकी बॉडी को पूरा गीला कर दिया जाए ताकि किसी ना किसी तरह से उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे आए। क्योंकि जब हाई ग्रेड फीवर होगा तो उसमें आप ड्रिप नहीं लगा सकते, कोई इंजेक्शन नहीं देना। आपने सबसे पहले जो है मरीज का फीवर जो है वो सेटल करना है, नीचे आए। उसके बाद जो है मरीज का जो है डॉक्टर जो होगा, इमरजेंसी का डॉक्टर, वो सीबीसी का एक टेस्ट भिजवा देगा और उसके बाद जो है मरीज से हिस्ट्री लेगा और उसके जो जो सिम्टम होंगे उसका इलाज होगा। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टम है बुखार के या जो भी मरीज को प्रॉब्लम आ रही है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे मरीज को भूख नहीं लगती, हड्डियों के अंदर शदीद दर्द होता है, मतली होती है और मरीज जो है बहुत ज्यादा निढाल हो रहा होता है और उसकी दवाई मरीज को जो है वो देनी है, यानी सिम्टम जो है उसकी मेडिसिन देनी है, वो इंजेक्शन फॉर्म में देनी है। जैसे मरीज को भूख नहीं लग रही, मरीज को उल्टियां आ रही हैं तो उल्टी रोकने का इंजेक्शन देना है। मरीज को जो डिहाइड्रेशन हो जाती है डेंगू में ना, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन की तरफ मरीज चला जाता है, क्योंकि जो बॉडी का पानी है वो ऊपर की सतह पे आ जाता है जिससे मरीज को डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन जो है उसको नहीं होने देना हमने किसी सूरत भी। वो उसके लिए आपने डॉक्टर साहब से जो है वो मशवरा करना है। डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको ड्रिप लगाएंगे नॉर्मसलाइन की, या जो भी उनको बेहतर उस वक्त फील हो रहा होगा वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और वो जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम का है,
डेंगू फीवर के जो प्रॉब्लम है उसका नहीं है, जो जो डेंगू फीवर की वजह से सिम्टम आ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट है। और उसके बाद जो है मरीज ये 4-5 दिन के बाद बेहतरी की तरफ चला जाता है। और ये भी अमूमन देखने में आया है कि जब मरीज को हाई ग्रेड फीवर होता है तो उसमें प्लेटलेट्स नहीं टूटते। प्लेटलेट्स कब टूटते हैं? जब मरीज का टेम्परेचर सेटल हो रहा होता है, टेम्परेचर उसका ठीक हो जाता है और मरीज ये सोच रहा होता है कि मैं तो अब ठीक हो रहा हूं, लेकिन उसके जो बॉडी के अंदर जो सेल हैं, प्लेटलेट्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो रहे होते हैं। तो ये 4-5 दिन या थर्ड डे पे ये जो है प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो जो आपका डॉक्टर है वो आपको जो है साथ साथ गाइड कर रहा होता है और आपने डॉक्टर की बात जरूर मानते रहना है। ये नहीं सोचना कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, नहीं, ये अंदर ही अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है वो डॉक्टर को पता है, या वो डॉक्टर साहब जो टेस्ट करवाते हैं सीबीसी उसके अंदर पता चलता है कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं या पूरे हैं या जो भी हो रहा है उसके अंदर पता चल जाता है। जब प्लेटलेट्स जो है वो कम हो रहे हो, इतने कम हो जाएं, तो वो डॉक्टर ये डिसाइड करेगा आपका कि प्लेटलेट्स लगाने की जरूरत है या नहीं है। अब मैंने आपको जैसे बताया 150 जो है 1.5 लाख जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल रेंज शुरू होती है। अगर उससे नीचे आ जाते हैं 1 लाख हो जाते हैं, 80,000 हो जाते हैं, 60,000 हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, यहां तक भी देखने में आया है कि 8-10 रह जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर जो आपका डॉक्टर है, आपने जो है बेहतर डॉक्टर की तरफ जाना है। बेहतर डॉक्टर से मेरा मुराद ये है कि जैसे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन होता है डॉक्टर, वो आपको मजीद बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको आया प्लेटलेट्स लगाने चाहिए या प्लेटलेट्स नहीं लगाने चाहिए, या आपकी जो प्लेटलेट्स जो हैं वो एक स्लाइड बना के आपके जो है वो ब्लड की, तो वो हिमाटोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है, हिमाटोलॉजिस्ट, वो माइक्रोस्कोपी करके जो है बताता है, जो कि एक तो मशीन बताती है कि प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा मशीन पे अगर आ जाता है कि ये डाउन हो गए हैं प्लेटलेट्स, तो फिर एक डॉक्टर साहब होते हैं हिमाटोलॉजिस्ट, जिनका काम ही सिर्फ जो है वो ये स्लाइड्स देखना होता है। तो वो ये स्लाइड्स पे देख के जो है मैनुअली प्रोसीजर में उसकी गिनती करते हैं प्लेटलेट्स की, तो वो फिर बताते हैं कि जी हाँ इतनी है, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर उससे जो है प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जो होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि इनको जो है प्लेटलेट्स लगाने की जरूरत है या नहीं है। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा लो भी हो जाएं और कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो फिर जो है वो डॉक्टर साहब वेट कर रहे होते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत है कि ये खुद ब खुद ही कुछ ही घंटों में बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स, तो ये खुद ब खुद भी बढ़ सकते हैं। अगर नहीं बढ़ते, आपको डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्लेटलेट्स लगाने की जरूरत है, तो आपको ये भी मैं आगाह करता चलूं कि आज से कुछ सब पीछे अगर हम चले जाएं, तो तब अगर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती थी तो फिर क्या होता था, डॉक्टर साहबान जो हैं वो होल ब्लड लगा देते थे कि एक मरीज से पूरा ब्लड निकाला और पूरा ही ब्लड जो है वो मरीज को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। लेकिन अगर उससे ज्यादा चाहिए होते थे प्लेटलेट, तो फिर क्या होता था, कोई 6 लोग जो है वो ब्लड देते थे होल ब्लड, उसमें से फिर जो है उसके थोड़े थोड़े जो है उसका एक प्रोसेस होता था, उसको करके तो उसके जो दरमियान वाली जो लेयर होती है ब्लड बैग की, उसके अंदर प्लेटलेट्स को दूसरे बैग में इकट्ठा करके तो फिर मरीज को लगाया जाता था उसके प्लेटलेट्स को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब जो है वक्त के साथ साथ जो है ये चीजें बहुत बेहतरी की तरफ आ गई हैं। अब जो है आपको खास चीजों बताने वाली ये है कि अब बहुत सारे डोनर्स नहीं चाहिए होते। अब सिर्फ एक डोनर से एक ही जो है डोनर लेना होता है, और एक मशीन होती है जिसका नाम सेल सेपरेटर है। वो सेल सेपरेटर मशीन क्या करती है कि डोनर का जो ब्लड है वो एक मशीन के थ्रू जो है प्रोसेस किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो रेड सेल होते हैं वो मरीज के अंदर वापस चले जाते हैं एक साइड से, और एक साइड पे एक थैली होती है जिसके अंदर जो है वो प्लेटलेट्स जमा हो रहे होते हैं। लाइक आप समझ लें कि ब्लड के अंदर से जो प्लेटलेट्स हैं उनको छान छान के वो मशीन एक थैली के अंदर जमा कर लेती है, तो उसे कहते हैं मेगा यूनिट। वो एक मेगा यूनिट जो है
वही मरीज को जो है वो लगा दिया जाता है, जिससे मरीज को बेहतर होने में मदद मिल जाती है। लेकिन ये हरगिज नहीं है कि मरीज को अगर मेगा यूनिट लग जाएगा तो वो फौरन ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये खुदा की कुदरत है, क्योंकि प्लेटलेट्स बन भी रहे हैं बॉडी के अंदर और टूट भी रहे हैं वायरस की वजह से। तो वो क्या होता है कि वो मेगा यूनिट लगने के बाद अल्लाह की कुदरत है कि वो बढ़ना शुरू हो जाए या मजीद मेगा यूनिट और लगाना पड़े, मतलब एक और डोनर को जो है अरेंज करके उसका क्रॉस मैच करवा के तो फिर उससे जो है वो प्लेटलेट्स लेने पड़े और मरीज को लगाने पड़े। लेकिन आपको ये सारी आगाही देने का मेरा मकसद ये है कि हर सूरत में वो मरीज अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन चूंकि मरीज के साथ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही होती हैं, उसके जिस्म में शदीद पेन हो रहा होता है, उसको बुखार ने बहुत ज्यादा तंग किया होता है, तो उसकी वजह से मरीज काफी परेशान हो जाता है। अगर किसी जगह से गम से या यूरिन से या पखाने के रास्ते से कहीं से ब्लड आ जाए तो और परेशान हो जाता है। लेकिन आपने किसी सूरत भी परेशान नहीं होना, अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहना है, जो आपको डॉक्टर कहे वो आपने करते जाना है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं कि कुछ मरीजों को डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी आप दाखिल हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं हमने दाखिल नहीं होना। नहीं, आपका जो डॉक्टर कहे आप उसको जरूर फॉलो करें, आप उसकी बात माने। वो दाखिल इसलिए कह रहा है क्योंकि मरीज का इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो पानी का लेवल ठीक रखना बड़ा जरूरी है, ताकि मरीज के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें। अदरवाइज अगर क्या होता है, मरीज घर चला जाता है तो बहुत सारे मरीज ऐसे देखे गए हैं जो घर पे फेंट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होने की वजह से, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से मरीज कोलैप्स हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। वो एक खतरनाक कंडीशन होती है। इसलिए डॉक्टर साहब के साथ मशवरे में रहें। अगर वो कहीं दाखिल हो जाएं तो आप दाखिल हो जाएं, अगर वो कहते हैं कि दाखिले की जरूरत नहीं है तो ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों में आपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहना है। डॉक्टर कौन सा है? एफसीपीएस। एफसीपीएस मेडिसिन हमारे जो पाकिस्तान की जो सबसे जो डिग्री बड़ी है वो एफसीपीएस है। एफसीपीएस में दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू। जो पार्ट वन है, जो डॉक्टर साहब ने पार्ट वन किया हुआ है, वो रेजिडेंट है, यानी पीजीआर है, वो अभी एफसीपीएस कर रहा है। तो जिसमें जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है उसने पूरा एफसीपीएस किया हुआ है, पार्ट वन भी पार्ट टू भी। आपने प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन को जो है वो दिखाना है, जो वो कहें वो आपने करना है, और आपने अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है। जैसे कि इसमें एक और मैं बात ऐड करता चलूं कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जूसेस पीते हैं, जी अनार का जूस पीना है, तो ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने लिक्विड लेना है, ओआरएस ले सकते हैं, सादा पानी ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई भी जूसेस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपका जो है जो लिक्विड लेने का तरीकाकार है वो ऐसा होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लिक्विड लेते रहें ताकि आप डिहाइड्रेट अपने आप को बेहतर करते रहें। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के लिए जो है वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।